Good morning to all of you. Good morning. Good morning. So today we will start the electrostat. फर्स्ट टॉपिक जो मैंने इंट्रोडक्शन में तुम्हें बता दिया था, चार्ज। जो मेन टॉपिक है, जो इलेक्ट्रोस्टैट का फर्स्ट चैप्टर है, जो मेन टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लॉ। तो इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो थोड़ा सा मैं बेसिक थ्योरी दूंगा, फिर इसमें प्रॉब्लम। जो +2 में जो फिजिक्स है ना, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, यदि हम उस तरह से इसको डिवाइड करें तो पार्ट 1 के जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये जो चैप्टर है इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल है, थ्योरी तो है, डेरिवेशन भी है। और जो सेकेंड पार्ट है हमारा लाइट एंड मॉडर्न फिजिक्स, उसमें तुम देखोगे कि जो थ्योरी पार्ट थोड़ा ज्यादा है, न्यूमेरिकल जो है थोड़े से न्यूमेरिकल भी है पर वो डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बोर्ड हो या फिर कॉम्पिटिशन हो, वेटेज दोनों का सेम है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। यहां तक कि मैं कहूं तो सेकंड पार्ट का वेटेज ज्यादा ही है, जबकि वो इजी भी है। तो जनरली एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स जो है वो जो डिफिकल्ट पार्ट है उसके पीछे लगे होते हैं, उससे वो नर्वस हो जाते हैं। जबकि हमें ये देखना होता है कि जो एग्जामिनेशन जब हम प्रिपेयर करेंगे, जब फाइनल में लास्ट में, तो उस समय जो इजी है, जिसका वेटेज भी ज्यादा है, पहले उसे पढ़ना होता है। तो मैं तुम लोगों को क्या एडवाइस करूंगा कि अभी नहीं, अभी तो सब कुछ ठीक से समझोगे। बाद में जब तुम्हें रिवाइज करना हो या देखना हो कि रिवीजन करना है तो पहले किसे करना है, तो पहले उसे करना होता है जिसका वेटेज भी ज्यादा है और इजी भी है। तो है सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, चार्ज रेस्ट में हो तो उसका क्या बिहेवियर होगा, और जब चार्ज मोशन में हो तो उसके लिए करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट में फर्स्ट टॉपिक तो चार्ज है, जो कि बहुत ही बेसिक है, जो मैंने बता भी था थोड़ा बहुत, तो लोग जानते भी हो। जो फर्स्ट मेन टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या है, तो जिस तरह से एक होता है, 9th क्लास में तुम पढ़े हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्स में जितने भी बॉडी है सभी एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली चार्ज जब रेस्ट में हो तो चार्ज एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जैसे यहाँ पे मैं यहाँ एग्जांपल लूं, यहाँ पे देखो एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है, सिंबल रखू मैं Q2, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो है स्मॉल r। दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो है स्मॉल r। तो ये दोनों चार्ज जो है एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे, और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो डायरेक्शन तो बहुत ही इजी है, तुम लोग जानते हो। यदि चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है तो बता सकते हो ये दोनों अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। यदि तुम्हारा चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और चार्ज नेगेटिव नेगेटिव हो तो क्या होगा, ये भी रिपेल करेगा। और पॉजिटिव नेगेटिव हो तो क्या होगा, अट्रैक्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव भी रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं। और जब पॉजिटिव नेगेटिव हो, अपोजिट नेचर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उस केस में ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। ये तो हो गया डायरेक्शन के बारे में। जो फोर्स एक्ट करेगा उसका मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है जो दोनों चार्ज है उसकी क्या वैल्यू है, दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है, और दोनों चार्ज के बीच में मीडियम क्या है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एक बेसिक डिफरेंस क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लॉ क्या है, लॉ ये है कि जो दो चार्ज है Q1 Q2 और उनके बीच में सेपरेशन है R, तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के।
जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। ग्रेविटेशन के केस में यही चीज क्या होता है, वहां पे होता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यही होता है। क्लियर है? सब कुछ दिख रहा है स्क्रीन पर ठीक से? हेलो, क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के प्रोपोर्शनल एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इन दोनों को यदि हम कंबाइन कर देंगे तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या होता है, उस समय हमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे F इजकल टू हो जाएगा कांस्टेंट K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे K क्या है, K इज कांस्टेंट, K इज कांस्टेंट। अब इस K का वैल्यू क्या होगा, तो उसके लिए एक टेबल से तुम्हें याद रखना है, वैल्यू ऑफ K। वैल्यू ऑफ K, इसके लिए मैं एक टेबल बनाऊंगा, वो तुम्हें याद रखना। टेबल कैसे बनाएंगे थे? यहाँ पे SI सिस्टम, यहाँ पर CGS सिस्टम, CGS सिस्टम। यहाँ पे मीडियम हमारा एयर और वैक्यूम, यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम। तो जब मीडियम, मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। तो जब मीडियम हमारा एयर या वैक्यूम हो और सिस्टम एसआई सिस्टम की बात करें तो के का वैल्यू 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इस पूरे का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹। क्लियर है ये? और सीजीएस सिस्टम में इसका वैल्यू सिर्फ 1 होता है, के का वैल्यू सिर्फ 1। और कोई दूसरा मीडियम हो एयर या वैक्यूम की जगह पे, जैसे वाटर होगा, प्लास्टिक हो, वुड हो, आयरन हो, तो उसके लिए के का वैल्यू होता है 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और यहां पे होता है 1 बाय एप्सिलॉन आर। अब यहाँ पे देखो दो अलग तरह की क्वांटिटी है, एक है एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। क्या बता सकते हो ये क्या होता है? ठीक है, परमिटिविटी कांस्टेंट। जो एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी कांस्टेंट है एयर और वैक्यूम का, और जो एप्सिलॉन आर है वो रिलेटिव परमिटिविटी है। इसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ एयर और वैक्यूम, और इसका वैल्यू तुम्हें याद रखना है। इसका वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12
और यहाँ पे यूनिट लगा देंगे, जो भी यूनिट होगा, ठीक है। और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा? एप्सिलॉन आर जो है वो है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब रिलेटिव परमिटिविटी का क्या मीनिंग है? तो देखो, तुम लोगों ने 9th क्लास में, यदि तुम्हें याद है तो 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा, एक टर्म होता है रिलेटिव डेंसिटी। बता सकते हो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का डिफिनेशन है डेंसिटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। याद आ रहा है कुछ? तो रिलेटिव परमिटिविटी का उसी तरह से डिफिनेशन है परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ मीडियम एप्सिलॉन डिवाइड बाय परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ एयर। ये है ऊपर वाला टर्म है परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ मीडियम, और नीचे वाला टर्म है ऑफ एयर। क्लियर? और यहां पे तुम एक चीज याद रख सकते हो कि जो एप्सिलॉन आर है इसका वैल्यू हमेशा एयर के लिए 1 होगा, बाकी के लिए 1 से ग्रेटर होगा। रिलेटिव परमिटिविटी कभी भी 1 से स्मॉलर नहीं। तो ये हमारा कूलम्स लॉ। तो कौन सा मीडियम है और किस सिस्टम हम यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम के का वैल्यू यूज करते हैं। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला हमारा है कूलम्स लॉ के प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। प्रॉब्लम में यदि कुछ भी नहीं लिखा हो तो हम जो मीडियम कंसीडर करते हैं वो हम कंसीडर करते हैं एयर या वैक्यूम, ठीक है। तो कूलम्स लॉ का थ्योरी यही है कि कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है। अब इस पे हम प्रॉब्लम करेंगे। मेन चीज तो है प्रॉब्लम करना। ये थ्योरी तुम पहले भी पढ़ चुके होगे। हमारा मेन काम है फिजिक्स में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं डिफरेंट टाइप के। तो हम प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। देयर आर 2 point charge three microcoulomb and 6 microcoulomb separated by 10 meter. Find electrostatic force between them in air. एयर में हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो क्या क्या गिवन है पहले उसे नोट कर लेते हैं। तो दोनों चार्ज का वैल्यू गिवन है। तो Q1 का वैल्यू हो गया 3 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब क्या होता है बता सकते हो? व्हाट इज माइक्रो? माइक्रो इज 10⁻⁻⁶। Q2 6 माइक्रो, ये हो गया 6 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। दोनों के बीच में सेपरेशन 10 मीटर। और हमारा मीडियम एयर है और एसआई सिस्टम है, तो के का वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। अब ये पुट कर दो, फॉर्मूले में हम ये पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। मीडियम एयर है और एसआई सिस्टम हम फाइंड कर रहे हैं, तो 9 इंटू 10⁻⁹। तो फोर्स का वैल्यू फॉर्मूला में लिख लेता हूं पहले, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और वैल्यू पुट करते हैं
ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 है 3 इंटू 10⁻⁻⁶, Q2 है 6 इंटू 10⁻⁻⁶, डिवाइड बाय R का स्क्वायर। दिख रहा है सब कुछ कि कट तो नहीं गया स्क्रीन पे? हेलो, सब कुछ आ रहा है ठीक से? अब इसे सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करें, कैसे करें? सॉल्व करने के लिए भी टेक्निक सिखाना पड़ता है। तो 9 इंटू 6, तो 9 इंटू 6 और इंटू 3 भी है। पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा? 54 162 ये हो जाएगा ना? ठीक है, मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है, पावर को देखो तो पावर में 9 -6 और नीचे 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा? 162 इंटू 10⁻⁻5। उसके बाद हमने यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 का मतलब 10⁻²। ये बन जाएगा हमारा 1.62 और ये हो जाएगा 10⁻⁻3। क्लियर है? तो इस तरह से हमने फोर्स निकाल लिया, किसमें? एयर में। अब यदि कोई दूसरा मीडियम हो तो क्या करेंगे? देखो सेकंड क्वेश्चन, बाकी सब कुछ सेम। इन मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर का वैल्यू दे दिया है मान लो 5। बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ हमने मीडियम चेंज कर दिया। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? फॉर्मूला हमारे पास है F = K Q1 Q2 बाई R²। तो देखो यहाँ पे अब हमने एक पार्ट एयर में निकाल चुके हैं, हमें मीडियम में निकालना है, तो फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ K का वैल्यू चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा? देखो यहाँ पे जरा ध्यान से टेबल को देखोगे तो एयर में और मीडियम में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे है 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यही डिफरेंस है ना? तो वहां पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? 9 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर। बोलो क्लियर है? यहाँ पे एप्सिलॉन आर से डिवाइड हो गया, बाकी सब कुछ सेम है जो एयर में था, और एयर में के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होता है, तो मीडियम में हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे? के का वैल्यू पुट करेंगे 9 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का वैल्यू है 5 और बाकी Q1 Q2 बाई R²। और अब यहाँ पे फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू हम ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम उसका वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 1/5 और ये हमने ऊपर में क्या निकाला है? 1.62 इंटू 10⁻³ और 5 से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा 0.324 इंटू 10⁻³ इसको 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, तो ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.24 और यहाँ डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -4 न्यूटन। बोलो क्लियर है कैलकुलेशन? यहाँ पे समझना, कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। यदि हमने फोर्स एयर में निकाल चुके हैं तो मीडियम में निकालने के लिए हमें फिर से सब कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है।
तो तुम चाहो तो एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हो क्या, कि मीडियम में यदि फोर्स निकालना हो हम क्या करेंगे, एयर में फोर्स निकालेंगे और उससे रिलेटिव परमिटिव से डिवाइड कर देंगे तो हमें मीडियम में फोर्स मिल जाएगा। एफ एम का मतलब है जब दो चार्ज के बीच में मीडियम एयर की जगह पे कोई दूसरा मीडियम हो, और एफ ए का मतलब है कि मीडियम एयर या वैक्यूम हो। तो मीडियम में कैसे फोर्स निकालेंगे एयर में फोर्स निकालेंगे और उसे मीडियम के परमिटिविटी से डिवाइड कर देंगे रिलेटिव परमिटिविटी से, तो हमें मीडियम में फोर्स मिल जाएगा। क्लियर? हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। there are 2 point charge for ESU and 12 ESU separated by 2 centimeter. Find electrostatic force between them. Question number A, in air. यहां पे भी दो चार्ज गिवन है, वैल्यू है 4 ESU एंड 12 ESU। तो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन वाले क्लास में मैंने बताया था ESU क्या होता है, यदि किसी को याद है। व्हाट इज ESU? ESU, this is electrostatic unit of charge, this is SI unit of charge, it's CGS unit of charge। यहाँ पे जो चार्ज का वैल्यू है वो CGS में गिवन है, और जो सेपरेशन है देखो वो भी CGS में ही गिवन है। तो हम यहाँ पे Q1 का वैल्यू जो है वो है 4 ESU, Q2 का वैल्यू है 12 ESU, जो सेपरेशन है वो है 2 सेंटीमीटर, और मीडियम जो है वो एयर है। तो एयर में जब मीडियम एयर हो और सीजीएस सिस्टम हो तो के का वैल्यू मैंने क्या बताया है, देखो 1। यहां पे देखो, जब मीडियम एयर हो और सीजीएस सिस्टम हो तो के का वैल्यू सिर्फ 1 है यहाँ पे 1। तो हम यहाँ पे के का वैल्यू सिर्फ 1 यूज करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है फोर्स के लिए फॉर्मूला है के प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे के का वैल्यू 1 यूज करेंगे, Q1 का वैल्यू 4, Q2 का वैल्यू 12, R का वैल्यू 2 स्क्वायर। और यहाँ पे हमने सब कुछ सीजीएस सिस्टम में यूज किया है। तो फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन। तो यहाँ पे न्यूटन में आंसर नहीं आएगा, ये आएगा डाइन में। इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर 4 कैंसल, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 12 डाइन, 12 डाइन। अब हम न्यूटन में फाइंड करना चाहते हैं, तो न्यूटन और डाइन में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, और 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1 डाइन हो जाएगा 10⁻⁵ न्यूटन।
अब यहाँ पे 10 से डिवाइड कर दो तो 1.2, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो -4। कैलकुलेशन समझ में आया? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? यहाँ पे चार्ज का वैल्यू सीजीएस में गिवन था, तो हमने सीजीएस सिस्टम ही यूज कर लिया। तो उस केस में मीडियम एयर है तो के का वैल्यू 1 हो जाएगा, और हमारा जो फोर्स आएगा वो सीजीएस सिस्टम में आएगा, और फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन। फिर डाइन को हम न्यूटन में कन्वर्ट कर लें। ये हो गया एयर में। इसी तरह से यदि मीडियम में निकालना हो तो क्या करेंगे? बी इन मीडियम एप्सिलॉन आर का वैल्यू सपोज मैंने दे दिया 5, तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो मैंने अभी बताया है। एयर में फोर्स निकाल चुके हैं, उससे हम एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर लेंगे। तो एयर में हमने फोर्स क्या निकाला है? हमने निकाला है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴, और इसे डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन आर 5 से। ये डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 0.24 इंटू 10⁻⁻⁴। यहां से 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2.4, और डिवाइड कर दो -5 न्यूटन। क्लियर? सही है? यस सर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3। टू पॉइंट चार्ज थ्री माइक्रोकूलम and 12 microcoulomb are separated by 6 meters. Find net force on 4 microcoulomb placed at their midpoint. यहाँ पे दो चार्ज है, 3 माइक्रोकूलम 12 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच में सेपरेशन है 6 मीटर। यदि हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाएं, एक है 3 माइक्रोकूलम, एक है 12 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच में सेपरेशन है 6 मीटर। ये सेपरेशन है 6 मीटर। फिर इसके मिड पॉइंट पे हमने एक और चार्ज रख दिया। वो चार्ज हमने कितना रखा है? 4 माइक्रोकूलम। हमने एक 4 माइक्रोकूलम रख लिया मिड पॉइंट पे, तो ये हो गया 3 मीटर, और ये भी क्या हो गया? 3 मीटर। तो 4 माइक्रोकूलम पे कितना फोर्स एक्ट होगा ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? एक 1 इज 3 माइक्रोकूलम 12 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच में सेपरेशन है 6 मीटर। उसके मिड पॉइंट पे हमने एक चार्ज रख दिया है 4 माइक्रोकूलम। तो इस 4 माइक्रोकूलम पे हमें फोर्स फाइंड करना है। तो 4 माइक्रोकूलम पे 3 माइक्रो भी फोर्स अप्लाई करेगा, और 12 माइक्रो भी फोर्स अप्लाई करेगा। किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा पहले वो देख ले। तो हमें मालूम है कि सेम नेचर जो है वो रिपेल करते हैं। तो 3 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम दोनों पॉजिटिव है, तो 3 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम को रिपेल करेंगे, तो इधर फोर्स लगेगा। क्या सही है? ठीक है? और 12 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम ये दोनों भी पॉजिटिव है, तो 12 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम पे इधर रिपेल करेगा।
ये भी ठीक है। तो 4 माइक्रोकुलम पे जो दोनों फोर्स अप्लाई करेंगे दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो अब नेट फोर्स क्या होगा, तो बड़े में से छोटा वाला फोर्स सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यदि दोनों का डायरेक्शन सेम होता तो हम ऐड कर देते, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है तो बड़े में से छोटे वाले को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्लियर? तो वैल्यू निकालते हैं हम जरा कैसे होगा। तो F1 हमारा है फोर्स ऑन 4 माइक्रोकुलम बाय 3 माइक्रोकुलम। मीडियम के बारे में कुछ नहीं लिखा हो तो मैंने बताया था कि मीडियम एयर लेते हैं और यहाँ पे कुलम में है तो एसआई सिस्टम, तो ये हो जाएगा के का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ Q1 एक हो जाएगा 4 माइक्रो, दूसरा हो जाएगा 3 माइक्रो, और सेपरेशन का स्क्वायर, सेपरेशन है 3 स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर ले जरा हम, तो 3 स्क्वायर 9, 9 कैंसल, ये वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, इक्वल टू 4 इंटू 3 12, 10⁻9 माइनस 6 माइनस 6, 9 माइनस 6 माइनस 6, ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है? Yes, sir. तो ये हमने फोर्स निकाला कि 3 माइक्रोकुलम 4 माइक्रोकुलम पे कितना फोर्स लगा रहा। अब हम निकालेंगे 12 माइक्रोकुलम 4 माइक्रोकुलम पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा F2, फोर्स ऑन 4 माइक्रोकुलम बाय 12 माइक्रोकुलम। तो यहाँ पे फिर से कांस्टेंट का वैल्यू 9 इंटू 10⁹, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 4 माइक्रो, नेक्स्ट 12 माइक्रो, और सेपरेशन 3 मीटर है, 3 स्क्वायर। यहाँ पे फिर से इसे कट कर दो, 3 स्क्वायर 9, 9 कैंसल, तो ये हमारा हो जाएगा 48 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो यहाँ पे हमने F1 का वैल्यू निकाला 12 इंटू 10⁻³ F2 का वैल्यू है 48 इंटू 10⁻³ और दोनों अपोजिट है तो हम बड़े में से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारा नेट फोर्स हो जाएगा F नेट इक्वल टू F2 माइनस F1। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो मैं लिख दूं 48 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 इंटू 10⁻³ न्यूटन। फिर यहाँ पे 10 से डिवाइड कर दो तो 3.6 और मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर हो गया। क्लियर? Yes, sir. अब इसी को देखो दूसरे तरीके से मैं बताऊंगा, उससे काफी कम टाइम में बन जाएगा। उसके लिए हमें एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा पहले, वो तुम जानते हो ऑलरेडी, मैं बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या हमें कंसेप्ट यहाँ पे समझना पड़ेगा, देखो जरा ध्यान से। यदि यहाँ पे एक चार्ज मैं रखूं 3 माइक्रोकुलम, यहाँ पे भी चार्ज रखूं 3 माइक्रोकुलम, और इसके मिड पॉइंट पे मैं एक चार्ज रख दूं 5 माइक्रोकुलम, बिल्कुल मिड पॉइंट पे, ये डिस्टेंस भी आर और ये डिस्टेंस भी आर। तो तुम बता सकते हो कि 4 माइक्रोकुलम 5 माइक्रोकुलम पे नेट फोर्स क्या होगा? दोनों चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्स का वैल्यू भी सेम होगा। देखो ये चार्ज 3 माइक्रोकुलम और ये 3 माइक्रो सेम है, तो 3 माइक्रोकुलम 5 माइक्रो पे जो फोर्स अप्लाई करेगा और ये 3 माइक्रो जो 5 पे फोर्स अप्लाई करेगा, सेपरेशन भी सेम है तो फोर्स भी सेम होगा। तो ये दोनों फोर्स सेम होंगे, ये भी F0 ये भी F0, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? बताओ, बहुत ही सिंपल चीज है, 0 हो जाएगा ना। एक बॉडी पे दोनों तरफ इक्वल इक्वल फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा हमारा, होगा ऐसा? Yes, sir. अब इसी कंसेप्ट का यूज हम ऊपर वाले प्रॉब्लम में करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखो,
ऊपर वाले प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ था, एक चार्ज था हमारा 3 माइक्रोकुलम, यही था ना, 3 और 6 था सर, 3 12 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे था हमारा 12 माइक्रोकुलम और बीच में हमारा था 4 माइक्रोकुलम, और ये सेपरेशन था 3 मीटर, ये सेपरेशन भी था 3 मीटर। तो अभी जो एग्जांपल बताया उसमें 3 माइक्रो सेम था, तो टोटल 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे तो सेम नहीं है, यहाँ पे ये 3 है और ये कितना है, 12 है। तो क्या 12 को हम 3 + 9 लिख सकते हैं? और जब 3 + 9 लिखेंगे ना, तो अब हम यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे क्या, ये जो 3 है और ये जो 3 है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। जब कैंसिल कर देगा तो यहाँ पे चार्ज बचेगा 0 और यहाँ पे चार्ज क्या होगा, 9। तो 0 चार्ज कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, तो फोर्स सिर्फ कौन अप्लाई करेगा, 9। तो उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो कांस्टेंट हो गया 9 × 10⁻⁹, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 4 × 10⁻⁻6, ये हो गया 9 × 10⁻⁶ डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा 3.6 × 10⁻³ -2। आई बात समझ में, क्लियर है? Yes, sir. उसी तरह से देखो, ये कुछ टेक्निक्स है, ट्रिक्स है जो कि हमें यूज करने होते हैं ताकि हम प्रॉब्लम को कम टाइम में बना सके। उसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे दूं मैं चार्ज, एक दे दूं मैं 4 माइक्रोकुलम, यहाँ पे चार्ज दे दूं मैं 10 माइक्रोकुलम, और मिड पॉइंट पे मैं दे दूं यहाँ पे हम 6 माइक्रोकुलम, और सेपरेशन में यहाँ पे देता हूं 10 मीटर 10 मीटर, और तुम्हें 6 माइक्रोकुलम पे फोर्स निकालना है। तो क्या करोगे, ये 4 है और ये 10 है, तो 10 को क्या लिखोगे, 4 + 6, और उसके बाद 4 को कट कर दोगे, यहाँ पे चार्ज हो गया 0, यहाँ पे क्या बचा 6, और सिर्फ 6 और 6 के बीच में फोर्स अप्लाई कर निकाल दोगे, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, F = कांस्टेंट 9 × 10⁻⁹, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 6 माइक्रो, सेकेंड इज ऑल्सो 6 माइक्रो, और सेपरेशन है 10 इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो हमें दोनों फोर्स निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बुक में ये प्रॉब्लम मिल जाएगा, कंसेप्चुअल भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन लिखना जरूरी है ताकि तुम्हें बाद में समझ में आए। 2 पॉइंट चार्ज सब्जेक्ट है। Q and 4Q are तो आप कुछ नोट कर रहे हो कि देख रहे हो? 2 point charge Q and 4Q are separated by distance R. Where should a third charge be placed so that it remain in equilibrium? क्या होगा इसका आंसर? लियो आपने फर्स्ट ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तुम लोगों ने किया होगा जो 2 point charge, one charge is Q, second charge is 4Q, और दोनों के बीच में सेपरेशन है स्मॉल r, सेपरेशन इज स्मॉल r। तो क्वेश्चन है तीसरा चार्ज जो है, एक थर्ड चार्ज, उसका वैल्यू गिवन नहीं है, कुछ भी हो सकता है,
उससे हम कहां पे रखे, कहां पे प्लेस रखे, कितने डिस्टेंस पे रखे कि वो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, मतलब मींस थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स 0। तो नेट फोर्स 0 होने के लिए देखो, जो थर्ड चार्ज है उस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो थर्ड चार्ज पे फोर्स कौन अप्लाई करेगा, क्यू भी अप्लाई करेगा, 4Q भी अप्लाई करेगा। और किसी बॉडी पे दो फोर्स ऐड कर रहे हो और नेट फोर्स 0 हो, वो तभी हो सकता है जब, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दो कि एक बॉडी है हमारा, तो 0 तभी हो सकता है जब दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो और वैल्यू क्या हो, सेम हो, जैसे 5 या 6 तो 0 होने के लिए यदि किसी बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं और टोटल फोर्स 0 है, तो तभी पॉसिबल है जब दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड सेम हो। क्या ये बात समझ में आया? बोलो यस और नो। तो थर्ड चार्ज को हम कहां रखेंगे, यदि हम थर्ड चार्ज को इधर रखें इस रीजन में, लेफ्ट साइड में, तो Q भी रिपेल करेगा, 4Q भी रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन अपोजिट नहीं हुआ। यदि हम 4Q को, थर्ड चार्ज को यहां रखें, तो Q भी रिपेल करेगा, 4Q भी रिपेल करेगा, तो दोनों अपोजिट नहीं हुआ। यदि हम बीच में रखें, तो एक चार्ज इधर रिपेल करेगा, एक चार्ज इधर रिपेल करेगा, दोनों अपोजिट हो गया। और यदि वैल्यू भी सेम हो जाए तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो ये डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं x, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r-x। क्या ये बात समझ में आया? तो हमने थर्ड चार्ज का वैल्यू ले लिया कैपिटल Q, उसको बीच में रख दिया, स्मॉल q से x डिस्टेंस पे। तो F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू F2 कर देते हैं। F1 क्या है, जो स्मॉल q फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो स्मॉल q जो फोर्स अप्लाई करेगा उसका फॉर्मूला लिखेंगे कांस्टेंट K प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 डिवाइड बाय x स्क्वायर, यहाँ पे कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 4Q कैपिटल Q डिवाइड बाय, नहीं यहां पे भी कैपिटल Q होगा, और ये डिस्टेंस यहाँ पे है r-x का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर? अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखो पहले कुछ कट कर लेते हैं, क्या क्या कट हो रहा है हमारा। K कैंसिल, कैपिटल Q भी कैंसिल, स्मॉल q भी कैंसिल, तो क्या बच गया, यहाँ पे है 1/x स्क्वायर और यहाँ पे 4 डिवाइड बाय r-x का स्क्वायर। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने का टेक्निक है, जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और एक्सपेंड कर देते हैं और बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो हमें करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो इस टर्म को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको, और जब होल स्क्वायर लिख सकते हैं तो दोनों तरफ डायरेक्ट रूट ले लो, तो ये बन जाएगा 1/x और ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय r-x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा r-x इजकल टू 2x, इसको इधर भेज दो तो r इजकल टू हो गया 3x। तो यहां से हमें x का वैल्यू क्या मिल गया, r/3। तो इस तरह से यहाँ पे भी दो चीज हमें समझ में आया, एक तो कि इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, एक हम यहाँ पे समझा, एक नया टर्म पहले से जानते होंगे। वैसे इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स 0। तो कह रहा है कि थर्ड चार्ज को हम कहां पे प्लेस करें, कहां पे रखें, उसकी पोजीशन बतानी है कि वो जो थर्ड चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में हो, मतलब मींस थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स 0। अब हमें मालूम है कि इस प्रॉब्लम में दो चार्ज पहले से है, तो दोनों चार्ज इस थर्ड चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उस थर्ड चार्ज पे दो फोर्स लगेंगे और दोनों फोर्स मिलकर टोटल 0 कब होगा, तभी पॉसिबल है जब दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड सेम हो। तो डायरेक्शन अपोजिट तभी हो सकता है जब थर्ड चार्ज जो है वो दोनों के बीच में हो, क्योंकि यहाँ पे जो दो चार्ज है Q4Q, दोनों का साइन सेम है। तो हमने थर्ड चार्ज को रख दिया एक चार्ज से x डिस्टेंस पे,
तो 4q से हो गया r माइनस एक्स, दोनों फोर्स को हमने इक्वल कर दिया, सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने का भी यहाँ पे एक टेक्निक बताया, इससे हमारा इजिली सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो यदि r माइनस एक्स का होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर देंगे तो थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। ओके डन। तो जो मैंने बताया कि जो चैप्टर हमारे शुरू के चैप्टर है वो थ्योरी तो है, पर थ्योरी कम, प्रॉब्लम ज्यादा। न्यूमेरिकल इसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तुम्हारा जो मेरा जो मेन पर्पस होगा तुम्हें पढ़ाने का, जो फर्स्ट पार्ट, उसमें न्यूमेरिकल पे भी काम करने का टाइम। ओके ठीक है। तो तुम्हारे पास भी जो बुक है उससे तुम न्यूमेरिकल थोड़े से प्रैक्टिस करोगे, हम इस पे और भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कूलम्ब्स लॉ ही करेंगे और भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है डन। ओके तो फिर हम कल क्लास करेंगे मैथमेटिक्स। थैंक यू। ये रिदम और साहिल एक मिनट भीतर आना, चलिए।